हेलो क्लास। देखो हम ये चैप्टर कर रहे थे पहले से, तो लेजिस्लेचर हम इसमें देखेंगे पहले कि हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के पास इमेंस पावर हो सकती है और वो उसको मिसयूज़ भी कर सकती है। तो पार्लियामेंट को बहुत एक्टिव और विजिलेंट होना, मतलब बहुत ही सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा एमपीज़ को कुछ क्या मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब वो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा में, स्पीकर, उसके पास पावर होती है कि अगर कहीं पे ब्रीच तो नहीं हो गया प्रिविलेजेस, है ना, वो किसी को वॉकआउट भी करने के लिए भी कह सकता है इन केस अगर कोई टॉपिक को ज़्यादा मिसयूज़ कर रहा हो प्रिविलेज को। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं पार्लियामेंट के पास कंट्रोल करने के, है ना, वो इस तरह से हैं। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेलिब्रेशन होता है विवेचना, एंड डिस्कशन। देखो कोई भी अगर पॉलिसी आती है, आपको पता है ना, कोई लॉ आता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है ना, विवेचना होती है। उसके बाद जैसे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, मेनली 3 होते हैं, समर, ऑटम एंड विंटर। तो सबसे जब पार्लियामेंट बैठती है तो उसमें एक शुरू होने से पहले एक वो होता है 0 आवर डिस्कशन होता है, जिसमें मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के जो लोकसभा में बैठते हैं, तो वो दूसरे से पूछ सकते हैं, एक सवाल पूछ सकते हैं कि आपने वो फंड कहाँ पे लोड करा, मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और, लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्टर होता है वो बाउंड टू आंसर, मतलब उसको कंपलसरी नहीं होता कि वो आंसर करे। सेकंड मैकेनिज्म होता है जब उसके पास एक होता है कि क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें कि मिनिस्टर को आंसर देना पड़ता है। उसमें कुछ प्रोसीडिंग होती है कि वो लिखित में मांगा गया है या ओरली मांगा गया है, तो वो मिनिस्टर को आंसर करना पड़ता है। उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर्स। वो क्वेश्चन आवर्स में ही सबसे ज़्यादा एमपी बैठे होते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करवाना चाहते हैं ना, मतलब कि आपने ये फंड कहाँ लोड करा, ये कहाँ पे, ये पॉलिसी आपने, मतलब ये पॉलिसी आपकी इफेक्टिव नहीं रही। मतलब जो अपोजिशन पार्टी होगी ना, वो दूसरी गवर्नमेंट को नीचा दिखाना चाहेगी हर बार। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी कि देखो वीकर सेक्शन कितना बुरे हाल में है, कितनी ज़्यादा पावर्टी है, वो वहाँ पे आपने गुजरात में दंगा करवा दिया रिलीजन के नाम पे, यूपी में ऐसा करवा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि फ्रांस में जो राफेल एक एयरप्लेन मंगवाया था, एयरक्राफ्ट मंगवाया था, वो क्यों नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आवर में पूछा जाएगा। इसके बाद ये पॉइंट हो गया कि अकाउंटेबल किस तरह से है, तो इसी तरह पूछा जा रहा है, सबसे पूछा जाएगा मिनिस्टर की जो फंड अलॉट हुआ था वो अभी तक उसका कहाँ यूज हुआ। तो अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ द लॉज। देखिए अप्रूवल किसी का, अगर जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है बीजेपी, तो उसको आसानी से अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह मेजॉरिटी है ना। अगर लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट होती तो अप्रूवल करवाने बहुत टफ हो जाते हैं, है ना, कि सभी लोगों को सहमत करना किसी भी इश्यू पे। सब लोग अपनी डाइवर्सिटी से आते हैं, सबके अपने इश्यू होते हैं, किसी को सही लगेगा किसी को गलत लगेगा, तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करके लॉ बनते हैं, मतलब बार्गेनिंग करके लॉ बनते हैं। उसके बाद भी उन पर बार्गेनिंग होती रहती है ना। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में फिर इस तरह से मुश्किल हो जाता है लॉ को पास करवाना। और दूसरी बात क्या होती है, गवर्नमेंट चाहती है लॉ पास करवाना लेकिन नहीं करवा पाती। जैसे अभी लैंड सीलिंग के केस चल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा इशू आया था गवर्नमेंट को। इसके अलावा डिस्कस ये हो गया था, हाँ ये बात कर रहे थे लॉज की। अगर एक हाउस में पास हो गया, सपोज करो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में रह गया, जैसे लोकपाल के साथ हुआ था, बहुत टाइम तक हड़ताल चली थी। मनी लॉन्ड्रिंग पे भी लॉ बनने में बहुत टाइम लगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी कई बार रिजेक्ट होता रहा, मतलब एक हाउस में पास होता दूसरे में अटक जाता। तो इतनी आसान नहीं होता कोई भी लॉ लाना, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे देखता है एग्जीक्यूटिव का। देखो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट कहते हैं। तो उसमें सारा का सारा जो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, जो गवर्नमेंट आती है कि वो लोग बजट को पास करे, ठीक है। और उसी कारण क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है तो उसके पास बजट का कंट्रोल भी रहता है, मिनिस्ट्री उसके पास होती है। और ये सारा का सारा बजट मतलब लिखित में है तो पता रहेगा कि किसके पास कितना गया, कहाँ पे मिसयूज हुआ। और एक और चीज़ होती है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, तो वो भी इन चीज़ों को जैसे पोस्टमार्टम का काम करता है,
मतलब अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे मिसयूज़ करा होगा फंड को तो उसका मतलब बाद में चेकिंग हो जाएगी और फिर दूसरी अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज़ करेगी, है ना। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ये भी यही काम देखती है कि भाई अगर जैसे गवर्नमेंट तो स्पेंड कर देती है, रोड बनवाने में स्पेंड कर दिया, है ना, और पर अपोजिशन उसको बोलेगी कि इतना पैसा था, इतना लगाया है ना। और फिर एक तीसरा मैकेनिज्म होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। आपने ये भी तो सुना था कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बीजेपी के अगेंस्ट लाया था, जिसमें स्माइल का चक्कर था ना, आपने न्यूज़ में सुना होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो एग्जीक्यूटिव है उसको मेजोरिटी में रहना पड़ता है, सभी अगर लोकसभा के मेंबर की सपोर्ट है तो ही पावर में रहेगी, है ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। इसके अलावा अब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट में सबको खुश रखना बहुत मुश्किल बात होती है। जैसे 1990 का जो दौर था ना, 1989 में तो 2000 तक कोलिशन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट आई और गई, तो ऐसे सिनेरियो बहुत बने थे। और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो चारों पॉइंट कर चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। इसके अलावा है व्हाट डू द कमिटीज़, जो कमेटी सुनी थी ना आपने कि आपने सेकंड रीडिंग में कमेटी आती हैं। देखो कमेटी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एडहॉक कमेटी और एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। जो एडहॉक कमेटी होती है ये तो टेम्परेरी होती है, जब कोई इश्यू आता है तभी ये बनाई जाती है। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है परमानेंट होती है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड होती है। और ये क्या काम करती हैं, वो जो बजट वगैरह का जितना कहाँ खर्चा करना है हर एक डिपार्टमेंट का सारा चेक करती रहती हैं। और आपने इसे वहाँ पे भी देखा था कि जब बिल की ड्राफ्टिंग वगैरह थी ना कमेटी में, तो रॉ मटेरियल तो ठीक है आ गया, लेकिन उसको अच्छे से पॉलिसी तैयार करनी होगी ना, वो कमेटी करती है पार्लियामेंट में। ये हमने देख लिया था ना, पार्लियामेंट का काम होता है कि अच्छे से उस पॉलिसी को, अगर कोई लूप होल रह गया ना तो कंट्री मतलब लोग उसका मिसयूज़ करते हैं उस कानून का, है ना, ये काम करती है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ 3 सेशन ही होते हैं। एमपीज़ वगैरह इतने आपको पता है कि किस तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुल काम होता है, ये लॉ बनाना इतनी आसान बात नहीं होती, तो आप समझते हो इस बात को। तो कमेटी भी ये काम करती है कि अच्छे से ड्राफ्ट, मतलब मदद करती है पार्लियामेंट की। और एक चीज़ इस हाथ में ये होती है कि जो 3 ही सेशन होते हैं, है ना, उसमें कई बार एमपी आते हैं, नहीं आते हैं कई बार, तो उसमें जब 3 सेशंस में डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन होता है, मतलब जो पॉलिसी ड्राफ्ट करने का काम कमेटी करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, मतलब अपने आप को किस तरह से रेगुलेट करती है ना, कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट। इसके अलावा इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि सपोज करो कि इलेक्शन हुए कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो बीजेपी की टिकट में, कांग्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं, शुरू से करते हैं एक बार, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। तो अभी इलेक्शन हुए, तो जो कांग्रेस की सीट पे लड़ा था एमपी, वो पार्टी तो हार गई, लेकिन बीजेपी जीत गई तो बीजेपी में चला जाएगा। तो इस तरह के केस बहुत होते थे, मतलब किसी और से टिकट लेके जो पार्टी जीती ना, तो उसमें जाके शामिल हो जाता था वो भैया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पहले ये केस नॉर्मली चलते रहते थे, लेकिन एक अमेंडमेंट होता है, 52nd अमेंडमेंट होता है, उसके तहत ऐसे जो चेंजेस होते थे उनको बंद कर दिया गया, है ना। एक केस हुआ था, हरियाणा का एक एमपी था, आयाराम और गयाराम का, मतलब उसका कुछ नाम आयाराम गयाराम नाम था उसका। तो इस तरह के चेंजेस उसने बहुत करे, रातों रात उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, रातों रात उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 1980 के आसपास का टाइम फ्रेम है, देख लेना एक बारी। तो उसमें ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हुए थे कि पार्टी मतलब इलेक्शन लड़ता किसी और की, मतलब टिकट लेके और ज्वाइन कर लेता किसी को। तो कानून लाया फिर 52nd अमेंडमेंट से कि इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके तहत क्या होगा कि कंट्रोल किया जाएगा जितने एमपी के मेंबर हैं, रेगुलेट करेगी पार्लियामेंट अपने आप को, जिसमें अगर कोई एमपी मतलब इस तरह का चेंज करता है तो वो मतलब उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पार्टी उसको कहती है कि गवर्नमेंट कहती है कि उसको अटेंडेंस में आना है, अगर वो नहीं आता तो वो ऑफिस होल्डर नहीं रहेगा, उसके बाद वो उस ऑफिस से, ठीक है। और एक खास बात ये होती है कि एक पार्टी, गवर्नमेंट जैसे पार्टी है बीजेपी, इसकी एक विप है कि एक पर्टिकुलर लॉ लाना चाहती है, अगर वो मेंबर उस टाइम पे उसको वोट नहीं करेगा ना, या कहीं या अपने आप को
उस दिन absent कर ले, या फिर वोट ना करे, या फिर कोई किसी और मैटर पे वोट कर दे, तो उस पर्सन को भी, उस मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उस पर भी एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, है ना। ये मैकेनिज्म है पार्लियामेंट अपने आप को कंट्रोल करने के। ये है आपका पूरा चैप्टर। इसके अलावा आप देखते हैं ना कि जैसे अगर कंक्लूजन करते हैं तो पार्लियामेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पूरा डाइवर्स, जैसे इंडिया डाइवर्स है, हर एक रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट के लोग आके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि डिस्कशन बहुत फिजूल की चीज़ें हैं, 3 सेशन होते हैं, बकते मार के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो 1947 से अभी तक हमारा डेमोक्रेसी कितने सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और हम डेवलप कर रहे हैं, हमें ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये है इसके वर्क। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जुडिशरी। जुडिशरी गवर्नमेंट का ऑर्गन है जो